हेलो एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज स्टार्ट करते हैं हम वीकली करंट अफेयर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 10 से लेकर 15 जुलाई तक के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके वीकली में रहे थे करंट में, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे 16 टू 22 जुलाई तक, ठीक है। जो भी आपके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं और जिनका रिलेशन हमारे सिलेबस से है, चाहे वो यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो या एसएससी का हो, ठीक है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि भाई आपको क्या करना है कि जो भी आपका सिलेबस है उसको आपको राइट हैंड अपने टेबल पे रख लेना है। उसके बाद जो मैं करा रहा हूँ एक बार आप मैच करके जरूर देख लीजिएगा, है ना, कि क्या ये हमारे सिलेबस से रिलेटिव है या नहीं है। और मेरी कोशिश यही है कि आपको फ़िल्टर कंटेंट मिले वीकली का, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या है ना कि जो भी स्टूडेंट द हिंदू न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं उनके लिए तो ठीक है, बेनिफिशियल उनके लिए तो ये है कि भाई उन्होंने ये पढ़ा होगा, ठीक, क्योंकि मैंने पीसीए पर डे बेस पे कराया है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका 1 या 2 दिन मिस हो जाता है किसी कारणवश, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें आप अगर एक आध दिन आपका छूट भी जाएगा तो उसको वो आपका इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें इस सीरीज़ को, है ना। ये मेरा दूसरा लेक्चर है वीकली करंट अफेयर का। सो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मपेटू प्रोटोकॉल, है ना। मोपेटो प्रोटोकॉल, व्हाट इज ए मोपेटो प्रोटोकॉल? पहले तो आपको इतना समझना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं आते हैं तो पहले सबसे पहले आपको क्या है ना, कोई भी टॉपिक है, अगर कोई भी टॉपिक दिया है, अगर आपको टॉपिक के बारे में ही पता है कि भाई ये टॉपिक इससे रिलेटिव था, इस टॉपिक का मतलब ये था, इसका अर्थ ये निकल के आ रहा था, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम क्या करते हैं, बहुत सारा पढ़ के बैठ जाते हैं, तमाम न्यूज़पेपर और तमाम मैगजीन लेके बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, हमें फ़िल्टर हम नहीं करते हैं वहाँ पे, बस पढ़ लिया फिर उसी को रिवीजन करते हैं। नहीं, हमें फ़िल्टर कंटेंट हमारे पास होना चाहिए जो हमारा फाइनल काम आ सके, ठीक है। तो ये मपेटो प्रोटोकॉल एक्चुअली में ये वुमेन्स राइट है, कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये वुमेन्स राइट से रिलेटिव है, कहाँ पर की बात है, ये अफ्रीका की, ओके। उसके बाद एडोप्टेड किया गया था किसके द्वारा, बाई अफ्रीकन यूनियन, AU, यू कैन से दैट। फीचर क्या है, ये कवर करता है, इट कवर पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर राइट ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन के पॉलिटिकल, सोशल और कल्चर राइट को कवर करने के लिए बना क्या, मपेटो प्रोटोकॉल, ओके। क्लियर है हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं। ये गारंटी देता है, इट गारंटी ऑफ द वुमेन्स राइट, ओके, वुमेन्स राइट की गारंटी देता है। यू कैन से दैट वुमेन्स के क्या राइट है ना, जैसे आपका पॉलिटिकल है, सोशल है, कल्चर राइट है ना, इनको इंश्योर करने का काम, इनको गारंटी देने का काम। एम्फेसाइज देयर राइट टू ऑल लेवल, ये नहीं है कि ये वन लेवल पे है, ऑल लेवल पे ये इनको एम्फेसाइज करता है। क्लियर है क्या, मोपेटो प्रोटोकॉल, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉन फंजिबल टोकन। ये टर्मोलॉजी वाले क्वेश्चंस, अब आपसे ये पूछा जाएगा NFT, है ना, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले हमको व्हाट इज, क्या है ये, तो ये क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स है। क्लियर है यहाँ तक, जो किस फॉर्म में होता है, डिजिटल एसेट्स में, एज लाइक दी फोटो, वीडियो, ऑडियो फाइल्स एंड अनदर डिजिटल फॉर्मल। तो इन चीज़ों में ये प्रेजेंट रहता है, एसेट्स है, संपत्ति है, ठीक है। वर्क बेस क्या है इसका, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, किसका, नॉन फंजिबल टोकन। ये टर्मोलॉजी में आएगा क्वेश्चंस, अगर आपका बनेगा तो वो टर्म में होगा, ठीक। आगे चलते हैं। फिर हमको मिलता है नंदा आर्ट, ये वेरी वेरी फेमस आर्ट, एंड न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आर्ट रही, तो उसको देखते हैं। ये 16वीं सेंचुरी की थी। अच्छा, इसमें क्या होता था, अकबर वेंट टू प्रोटेक्ट हिज हॉर्स फ्रॉम कोल्ड दी कवरिंग हिज हॉर्स, यानी कि ठंड से बचाने के लिए वो अपने घोड़े को इस नंदा आर्ट, नंदा आर्ट का मतलब इसको बिना नहीं जाता है, बुनने का मतलब है इसकी कोई सिलाई नहीं होती है, ये इसी तरीके फॉर्म में होती है, ऊन टाइप में होती है और वो घोड़े के ऊपर डाल दी जाती थी, है ना। तो आपको पहले तो याद रखना है कि नंदा आर्ट एक्चुअली में मुगल से रिलेटिव है, किससे रिलेटिव है, मुगल, फर्स्ट। सेकंड कब की बात है, 16वीं सेंचुरी में। क्लियर कट है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट के चलते हैं फिर हम। अच्छा, अब देखिए, वुल इज़ फिल्टेड, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ नॉट वोवन। नॉट वोवन का मतलब इसकी बुनाई नहीं होती थी, ठीक। यूज किस में होता था, कारपेट्स में, रग्स में, फ्लोर मैट्स में, किसका, नमडा आर्ट का, ठीक। तो नमडा आर्ट यू कैन से दैट 16वीं सेंचुरी में मुगल आर्ट से, जिसमें अकबर अपने घोड़े के ऊपर इसका यूज किया करते थे। मतलब कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसी एक चादर जिसको बिना नहीं गया हो, उसको फेल्टेड किया हो, है ना, ठीक। अब ये किस फॉर्म में थी, कारपेट थी, रग थी, फ्लोर थी। आगे चलते हैं फिर मिलती है हमें वेक्टर बोर्न डिजीज, यानी कि BBD। एक्चुअली में डिजीज़ वाला है हमारा टॉपिक, तो डिजीज़ से क्वेश्चंस बनेगा, उसको देख के चलेंगे हम। तो केस डी किसके द्वारा होती हैं, BBD, पहले तो आपको इतना समझना है,
ये पैरासाइट के द्वारा भी हो सकती हैं, वायरस के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि ये केस्ड बाय द पैरासाइट, वायरस एंड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे मलेरिया है आपका, डेंगू है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये ट्रांसमिटेड कैसे होती हैं, बाई वेक्टर। वेक्टर इस टाइप का होता है, ठीक है। वेक्टर कुछ स्टूडेंट्स जो साइंस वाले उन्होंने देखा होगा, वेक्टर इस टाइप का होता है, ठीक है। आगे नोडल एजेंसीज की क्या है, तो डायरेक्टर ऑफ द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NBVDCP, बहुत बड़ी है, फॉर प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ BVD, यानी कि वेक्टर बोर्न डिजीज को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए जो आपकी नोडल एजेंसी है उसका नाम आपको शॉर्ट फॉर्म में जरूर याद रखना है, NBVDCP, ठीक है। आगे सॉरी NOVVDCP। आगे हाईएस्ट इन्फेक्टेड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में वेक्टर बोर्न डिजीज ज़्यादा होती है, इतना समझ के चलना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? देखिए मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, समझ रहे ना आप, बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी, यू कैन से दैट एक रीजनल लैंग्वेज के टाइप में है ना, बट आपका लिखा हुआ किस में है, कंटेंट इंग्लिश में। तो मुझे लगता है कि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, और इतना कोई ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं है, बहुत शॉर्ट है ना। अच्छा आगे देखते हैं फिर हम नाथुला पास, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। ये आपका लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक है, यू कैन सी दैट। तो ये कनेक्ट क्या करता है, सिक्किम टू चाइना, सॉरी वेट, किसको कनेक्ट करेगा ये, सिक्किम टू चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। तो पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि नाथुला जो पास है ना वो सिक्किम और चाइना तिब्बत को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। सिचुएटेड कहाँ पर है, इसको देख लेते हैं हम। ये है आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर, इंडियन रिक्वायर। अब अगर आपको जाना है यहाँ पे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, यानी कि PAP की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, PAP इसकी नीड पड़ेगी आपको जब आप इसको विजिट करेंगे तो नाथुला पास को। तो PAP की फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं फिर हम क्या है। अब हमारे पास आ जाती है बॉडी। बॉडी में है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम HIV या एड्स, है ना। अब इसकी फुल फॉर्म बनेगी UNAIDS। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। तो पहले तो आपको इतना समझना है कि एड्स की जो UN बॉडी है, यू कैन से दैट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एड्स एक्चुअली में जन लोगों को होता है, ठीक। स्टार्ट कब हुई थी, 1996 में, ओके। आगे क्या है, इसका काम है एलिमिनेट करना एड्स को, सॉरी ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट बोल लिया है मैंने, तो एड्स को एज एन पब्लिक हेल्थ बाई 2030, यानी कि 2030 तक इरिडिक्ट करना है किसको, या एलिमिनेट करना है एड्स को, ठीक है। और वो कौन सी बॉडी करेगी, UNAIDS 1996 में फॉर्म हुई थी। आगे देखते हैं फिर हम आ जाते हैं आप 17 जुलाई 2023। जो भी आपकी चाहे PIB हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू न्यूज़पेपर हो, या अदर इम्पोर्टेंट साइट फॉर दी UPSC एंड SSC एग्ज़ाम, ठीक है, तो वहाँ से ये करंट मैंने ली है। फिर देखते हैं हम मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि जिसको बोला जाएगा MOVCDNER। अच्छा स्कीम है ये। अब एक्चुअली में क्या है, पहले तो उसका एम समझ लो क्या है, डेवलप करना ऑर्गेनिक चेन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या है कि ऑर्गेनिक चेन, यू कैन से दैट, जैसे आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, है ना, तो उन वेजिटेबल को ऑर्गेनिक बनाना। ऑर्गेनिक का मतलब है जहाँ पे खाद का यूज़ कम होता है, यू कैन से दैट फर्टिलाइजर इज़ रिड्यूस, है ना, फर्टिलाइजर का जहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, तो उस, या फिर ऐसे कह सकते हैं हिंदी में आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे खाद का प्रयोग कम होता है उसको हम ऑर्गेनिक चेन कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसको लॉन्च कर रही है। आगे देखते हैं ट्राइनेटरी ऑफ द इंडियन मेडिसिन, यानी कि इंडियन मेडिसिन की ट्राइनेटरी यानी त्रिमूर्ति, यू कैन से दैट, कौन कौन से हैं, वो हैं सुश्रुत, चरक और वाक्यवट, ठीक है। आर द ट्राइनेटरी ऑफ द आयुर्वेदिक नॉलेज, आयुर्वेदिक नॉलेज के जो ट्राइनेटरी हैं वो श्रुत, चरक और वाग्भट हैं। श्रुत ने क्या लिखी, श्रुत संहिता। चरक की आपको पता होगी चरक संहिता, बट आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, वाग्भट हमने नहीं सुना, त्रिमूर्ति हमने नहीं सुनी, इनका नाम है अष्टांगा संग्रह, ठीक, या यू कैन से दैट हिंदी में अष्टांग संग्रह है। अच्छा अब सुश्रुत के दो पार्ट थे, पूर्व तंत्र और उत्तर तंत्र। पूर्व तंत्र का मतलब था आपका सर्जिकल डिजीज, और उत्तर तंत्र का मतलब था आपका ईयर, आईज, हेड, नोज। तो उत्तर का मतलब है जो आपके आउटर, यू कैन से दैट आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ईयर्स लाइक द ईयर, ठीक है, आईज, हेड, नोज, ये उत्तर तंत्र में आते थे। पूर्व तंत्र आप समझ गए होंगे सर्जिकल डिजीज, ठीक है, ओके। तो बागवट इसमें आपको याद रखना था, त्रिमूर्ति में आप इसको थोड़ा सा याद करेंगे तो SCV, ठीक है, सुश्रुत, चरक और बागवट। आगे चलते हैं फिर मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और मंगोलिया के बीच,
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो नोमैडिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन डे एग्जाम, यू कैन से दैट एसएससी एंड यू स्टेट पीसीएस। सो आपसे ये पूछा जाएगा नोमैडिक एक्सरसाइज एक्चुअली में किसके बीच है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया तो रहेगा ही भाई, बस मंगोलिया याद रखना है, ठीक है। तो नोमैडिक यानी कि खाना बदोश ना होते हैं, वो मांग मांग के खाते हैं, तो मांग 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 मंगोलिया, यू कैन से दैट। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नोमैडिक का मतलब है खाना बदोश, मतलब जो इधर उधर चलते रहते हैं, तो वो लोग मांग मांग के खाते हैं, तो यू कैन से दैट मंगोलिया, ठीक है। मैंने 2 बार सेंटेंस बोल दिया जिससे कि आपको याद हो जाए। फिर हम देखते हैं बुनालू फेस्टिवल, ये कहाँ का भैया, ये बुनाबू फेस्टिवल एक्चुअली में हैदराबाद तेलंगाना का है, हिंदू फेस्टिवल है, और किसकी पूजा होती है, महाकाली की, इतना समझ लेना है आपको। बुनालू फेस्टिवल आपका हैदराबाद तेलंगाना का है, और विच टाइप, हिंदू फेस्टिवल है, किसकी पूजा होती है, महाकाली की। ओके, नेक्स्ट गजाकोथा कैंपेन, ये एक्चुअली में एलिफेंट से रिलेटिव है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये कुछ और होता तो मैं नहीं नोट करता, बिकॉज एलिफेंट और टाइगर वाला अगर कुछ भी वर्ड कहीं भी करंट में आपको मिल जाता तो डेफिनेटली उसको नहीं छोड़ना है। तो ये गजाकोथा कैंपेन एक्चुअली में कहाँ चल रहा है, ये असम में चल रहा है, ठीक है। टैकल, ये क्या करेगा, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये बता दूं मैं कि जिसमें इंसान और एलिफेंट है ना, अब एक रास्ता ऐसा है जिसमें इंसान का भी आना जाना है, और वही रास्ता ऐसा है जिसमें एलिफेंट का भी आना जाना है। यू कैन से दैट कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब है, मतलब इधर साइड, दोनों साइड पे जंगल और बीच में आप सड़क कह सकते हैं। तो सड़क से तो इंसान गुजर रहा है, और बीच आपकी साइड पे, दोनों साइड पे, लेफ्ट राइट पे आपका जंगल है। अब जंगल से एलिफेंट आएगा, अगर जंगल से एलिफेंट आया तो डेफिनेटली क्या होगा, आप मान लीजिए जो बीच का रास्ता है, सड़क जिससे मेन गुजर रहा है, तो उन दोनों में आपस में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कॉरिडोर जो होते हैं उन पे भी ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हाथियों के खाने की जगह है, वहाँ पे घर बने हुए हैं, तो डेफिनेटली जब वो वहाँ जाएंगे तो इंसान उनको मारेंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये कैंपेन लगाया जिसका नाम है गजाकोथा कैंपेन, ठीक है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एजुकेट करेगा द रेजिडेंट अबाउट एलिफेंट बिहेवियर, यानी एलिफेंट के बिहेवियर के बारे में, वो जो लोकल रेजिडेंट है, जो वहाँ रह रहे हैं, उनको एजुकेट करेगा कि भाई देखो वो कैसे बिहेव करते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हाथी अगर कुछ खाने आए तो आपको मारने आए, आप उसे मारने लग गए, भगाने लग गए, है ना, फिर आपने उसको कुछ तीर या भाला मार दिया तो उसकी चोट पहुंच गई, है ना। तो ये मतलब इसी के रिगार्डिंग एजुकेट करना कि भाई आप उसके बिहेव को समझो, है ना, वो आपको मारने नहीं आया है। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमी, ये एक बॉडी है, यानी कि इसको कह सकते हैं आप UNE। अच्छा, पूरा नाम देखिए उसका, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर द यूरोप, UNECE, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं इसको क्या है ना, कि इसको आपको इतना समझ लेना है कि भाई इंडिया का इसमें क्या रोल है, क्या नहीं रोल है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें, यहाँ पे इंडिया पार्ट नहीं है, ये मेरे गलती से लग गया है। 1947 में बाय द यूनियन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक ने इसको यहाँ से, इकोसॉक से इसकी ओरिजिन हुई है, किसकी, UNCE, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। क्लियर कट यहाँ तक, इकोसॉक के इससे जेनेसिस हुई है। एम क्या है, जेनेसिस का मतलब यू कैन से दैट ओरिजिन, ठीक है, उत्पत्ति हिंदी में। अच्छा, पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि इसका काम क्या है, जो यूरोपियन इकोनॉमिक है उसको पैन करना, पैन का मतलब है विस्तार करना, फैलाना, ठीक है, इन अ रूफ ऑफ इंटीग्रेशंस। मेंबर कितने, 56, बट इंडिया मेंबर नहीं है, इट्स क्लियर कट। तो हमारे लिए जो पढ़ने के लिए ना वो यही है कि UNCE का इंडिया मेंबर है या नहीं है, तो इंडिया मेंबर नहीं। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है कि अब तक इंडिया आपको मेंबर नहीं मिला है किसमें, UNCE में, ठीक है। एक बॉडी हमने ये कर ली। अच्छा, आगे चलते हैं, क्या है फिर इसमें, इसके 5 रीजनल कमीशन है, उनमें से एक है UNECE, ठीक है। तो 4 कौन से हैं, इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, ECA फर्स्ट। सेकंड कौन सा है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ESCAP। अगला है इकोनॉमिक कमीशन फॉर द लैटिन अमेरिका कैरिबियन सी, ECLAC। और अगला है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द वेस्टर्न एशिया, यू कैन से दैट ESCWA, ठीक है। तो ये 4 मेंबर में से 5वां UNECE है जिसमें का इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं 18 जुलाई 2023 पे। आपको एक सिकाड़ा मिला था, सिकाड़ा क्या है, एक्चुअली में ये स्पीसीज है, ठीक है। व्हाट इज इंसेक्ट ऑफ हेमीपेट्रा फैमिली, इसकी फैमिली कौन सी है, इतना समझना है, हेमीपेट्रा फैमिली, ठीक। अब हेमीपेट्रा फैमिली क्या होती है, ये एक्चुअली में साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप रात को सो रहे होते हैं ना, तो आपको एक मधुर सी, बहुत से लोगों को तो मधुर सी आवाज़ लगती है, बट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो यू कैन से दैट बहुत ज़्यादा इरिटेट साउंड होता है ना, तो जिसमें टिक टिक की आवाज़ कुछ होती रहती है, तो उसी टाइप की ये फैमिली है सिकाड़ा,
है ना। जैसे आप झींगुर कहते हैं आम भाषा में, है ना, गांव में या वहाँ पे झींगुर कहते हैं, तो झींगुर टाइप का ये एक यू कैन से दैट ये स्पेसीज है जो नाइट में आवाज़ निकालता है, साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है एक्चुअली में, देखिए मैं बताऊँ कहानी क्या थी इसकी। ये हम लोगों ने साउथ इंडिया में देखा तो हम लोग ये समझते थे कि ये हमारा ही है ना, ये हमारी स्पेसीज है, बट नहीं, ये एक्चुअली में मलेशिया में पहले पाया गया था। तो फॉरेन सिकाड़ा साउथ इंडिया फाउंड हैज़ एज्यूम्ड एन इंडियन आइडेंटिटी। हम लोग ये समझते थे कि साउथ इंडिया में जो भी ये पाया जाता है वो हमारी इंडियन आइडेंटिटी का स्पेसीज है, बट नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स देख लीजिए आप इसके सिकाड़ा के। तो सिकाड़ा आपको इतना समझना है, स्पेसीज है ये। ठीक है, क्या है ये, साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट, मतलब ये साउंड निकालने वाला इंसेक्ट है। देखिए हिंदी मीडियम के लिए मैं एक बार यही कहना चाहूँगा कि जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर इसको देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, है ना, और किस तरीके से आप, देखिए हिंदी तो मैं बोल ही रहा हूँ, और किस तरीके से आप चीज़ों को समझ पाते हैं बेटर तरीके से, है ना। इसलिए न्यूज़पेपर की अगर सीरीज़ भी आप देखते रहेंगे, ये भी देखते रहेंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में कोई भी भेदभाव नहीं है। आई थिंक ऑल इज़ बेटर, सब कुछ बेटर है। बट आपको अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है अपनी इंग्लिश में, तो और डेफिनेटली करंट तो आपको पढ़नी है, तो इंप्रूवमेंट भी होगा, है ना। तो इसलिए आप इस सीरीज़ को रेगुलर बने रहें, कंटिन्यू बने रहें। तो इसका काम क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल भाषा लिखता हूँ मैं, कुछ भी हार्ड भाषा नहीं है, ईजिली शायद मुझे लगता है कच्चा 5 वाला बच्चा भी समझ लेगा। सिकाड़ा क्या करता है, वाटर फिल्ट्रेशन इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में जो वाटर होता है उसको फिल्ट्रेशन का काम करता है सिकाड़ा। ठीक है, अब देखिए साउंड प्रोड्यूसिंग तो है ही है ना, और वाटर को भी प्यूरीफाई कर रहा है, और न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता है किसमें, सॉइल में, यानी कि मिट्टी में। बहुत अच्छा स्पेसीज है इसका मतलब ये सिकाड़ा। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अब सिकाड़ा से आप सिंगाड़ा की तरह याद रख सकते हैं, है ना, क्योंकि भाई वो भी पानी में रहता है। अब डंकी रूट क्या है, व्हाट इज ए डंकी रूट, ये गधा रूट भाषा में कहा जाए तो उसको गधा रूट कहते हैं। ठीक है, करंट का ये टॉपिक व्हाट इज क्या है। देखिए मान लीजिए अगर आपको आप सीमा और सचिन वाला ये एग्जांपल ले लीजिए, आपको समझने के लिए गधा रूट क्या है, डंकी रूट है क्या, व्हाट इज ए डंकी रूट। सीमा एंड सचिन जो आए हैं ना इंडिया में, वो काठमांडू होते हुए आई सीमा। ठीक है, तो उसने एक्चुअली में विदाउट वीजा, है ना, तो विदाउट वीज़ा वो आई है इंडिया में, तो इसको आप डंकी रूट कह सकते हैं, क्योंकि वो जगह जगह रुक कर आई, है ना, कहीं भी जगह वो स्टॉप हुई, उसके बाद फिर उसने इंडिया में एंट्री ली। सो यू कैन से दैट क्या है कि ये आपका डंकी रूट है। तो यही है, इज़ एन अवैध तरीका है इंडिया में घुसने का, ये क्या है, अवैध तरीका, नॉट ए वैध। रीजन क्या है, वीज़ा नहीं है उसके पास, तो इट इज़ एन इलजिटिमेट वे ऑफ एंटरिंग अ फॉरेन कंट्री बाई अ ट्रैवलिंग थ्रू द मेकिंग मल्टीपल स्टॉप एट द अदर नेशन। समझ रहे हैं ना, यानी कि मल्टीपल स्टॉप के थ्रू आप किसी भी नेशन में एंटर कर रहे हैं, है ना, विदाउट एनी वीजा। सो यू कैन से दैट इट्स ए डंकी रूट, इजीली अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। अब डंकी रूट से आप कुछ और मत निकाल लेना कि भाई डंकी रूट तो वो होगा, है ना, कि नहीं कि डंकी रूट गधा रूट होगा, गधा चलते होंगे उस पर, है ना, नो। एक्चुअली में ये इलजिटिमेट आपका वे है, मतलब अवैध तरीका है, इफ़ यू एंटर एनी कंट्री विदाउट एनी वीजा। नाउ अब मिलता है आपको गैम्बोसिया एफिन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेसीज में अभी हमने सिकाड़ा पढ़ा, और एक हम देख रहे हैं गैम्बोसिया एफिन्स। सबसे पहले आपको उसको समझना ये है क्या आइटम। अब अगर मैंने इसको यहाँ लिख दिया जी एफिन्स, तो कोशिश यही करनी है कि भैया आपको इतना समझ लेना कि ये है क्या चीज़। तो जी एफिन्स एक्चुअली में क्या है, मछली है। मछली में भी से कौन सी है, ये मॉस्किटो फिश है, इसका नाम याद रखना है आपको बढ़िया तरीके से। गैम्बोसिया एफिन्स एक्चुअली में मॉस्किटो फिश है। ठीक है, इसका वर्क क्या है, ये यूज एज अ बायोलॉजिकल एजेंट फॉर द कंट्रोलिंग मॉस्किटो लार्वा। इसका काम क्या है, ये जो मॉस्किटो का लार्वा होता है, मच्छर का जो लार्वा होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, और प्रिवेंट करती है फ्रॉम द मलेरिया एंड डेंगू से। कौन सी, मॉस्किटो फिश। तो मॉस्किटो फिश का देख, अब आप समझ रहे हैं भाई, जो मॉस्किटो लार्वा निकालते हैं उनको कंट्रोल करने के काम आती है। अब देख रहे हैं ना, ऐसी चीज़ें भी हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट दी मलेरिया एंड डेंगू। सो ये आपका इतना आपको समझना है यहाँ पे आपको लिए। ठीक है, मॉस्किटो फिश है बस। आगे वेयर फाउंड कहाँ पे है, ये नेटिव साउथ ईस्टर्न यूएस, यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के ये कौन से साउथ और ईस्टर्न का नेटिव है, क्लियर है। इंडिया में लिस्टेड है ये गैम्बोसिया इन्वेसिव स्पेसीज। अब इंडिया में भी इसको लिस्टेड किया गया है, बट किसके रूप में, गैम्बोसिया इन्वेसिव का मतलब है घुसपैठी स्पेसीज। समझ रहे हैं ना, घुसपैठ करके आई है, वो नेटिव नहीं है इंडिया की, ये कहाँ की नेटिव है, यूएस की। तो आपको इतना समझना है। ठीक है, गैम्बोसिया एफिन्स एक्चुअली में ये मॉस्किटो फिश है। आगे चलते हैं फिर हम, गोमती रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर वाला तो कहीं आ जाए वो तो छोड़ना ही नहीं है आपको। लोकेशन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, समझना है। अच्छा, अब ये ट्राइब्यूटी किसकी है, ये गंगा की ट्राइब्यूटी है। दो बातें आपको समझ लेनी है, उत्तर प्रदेश का लोकेशन है और गंगा की ये ट्राइब्यूटी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, नियर मैनकोट फ्रॉम दी गोमत ताल लेक, गोमत ताल लेक से हुआ है। ठीक है, और इसको हम फुलर झील भी कहते हैं, क्लियर है यहाँ तक। आगे क्या है, इसकी कुछ ट्राइब्यूटीज हैं उनको देख लेते हैं हम।
जैसे गच्चाई, साई, जमकाई, वरना, चूहा, सरजू, गिर्री, ये एक्चुअली में क्या है, इसकी ट्राइब्यूटीज हैं, किसकी, गोमती रिवर की। ओके, आगे चलते हैं, फिर हमें बॉडी मिल जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड्स। एक्चुअली में ये बॉडी क्या है, ये स्टेबलाइज हुई थी कब, 2009 में, अंडर द एजेंसी अंडर द G20, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, आप देखिए इसका ऑब्जेक्टिव समझना पहले में, मॉनिटर करेगी एंड मेक रिकमेंडेशन अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि GFS, इसको मॉनिटर करने का काम और रिकमेंडेशन करने का काम किसका होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का। अच्छा, दूसरा इसका क्या काम है, ये स्ट्रेंथ करेगी फाइनेंशियल सिस्टम को, समझ रहे ना, फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथ करने का काम, स्ट्रेंथ का मतलब बढ़ाना, एंड इंक्रीज करेगी द स्टेबिलिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अच्छा, FSB का डिसीजन जो होगा वो लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, बस आपको सबसे पहले तो इतना समझना है कि इसका जो भी बॉन्ड होगा वो लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। क्लियर कट है यहाँ तक। मेंबर है इंडिया, यस। अब तक इंडिया किसका मेंबर नहीं है, UNCE, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, रीजन क्या है, याद हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं फिर 19 जुलाई का, फिर मिलता है हमें कालका शिमला रेलवे KSR, ये करंट का टॉपिक है। वेयर इज, कहाँ पर है ये, नॉर्थ इंडिया में। अब आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कालका और शिमला का वर्ड है, कहीं ये नॉर्थ साउथ तो नहीं है, नहीं भाई, आपको याद रखना है ये लोकेशन जो है ना हिमाचल प्रदेश की है। एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों आई, इसका कारण मैं बता दूँ, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई थी, है ना, इसकी वजह से ये डैमेज हो गया रेलवे जो ट्रैक है, इसी की वजह से ये न्यूज़ में है। अच्छा, इसका बिल्ड कब हुआ था, ये 1898 में हुआ था, ड्यूरिंग ब्रिटिश राज के समय पे। अच्छा, लिस्टेड किस में, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये लिस्टेड है, ठीक है। क्या, कालका शिमला रेलवे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, कालका शिमला रेलवे वेयर इज़, तो सबसे पहले तो वेयर इज़, लोकेशन पता है आपको, हिमाचल। कब बिल्ड हुआ, वहाँ लिखा होगा मुगल, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रिटिश, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है, तीनों लेयर निकाल लेगा क्वेश्चन की, आप समझ लेना मेरी बात को। यहाँ से आपका जब भी क्वेश्चन बनेगा ना तो तीनों लेयर निकाल दी जा सकती हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये, और डायरेक्ट पूछा जाएगा ओनली पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3। डेफिनेटली आप, अगर मैं इस बात को श्योर कर सकता हूँ, डेम श्योर कर सकता हूँ कि जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना और करंट PC के थ्रू करेंगे, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। उस लेवल की है ये, अगर मैं इसकी थोड़ी सी तारीफ करना चाहूँ तो। आगे चलते हैं, फिर मिलता है हमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। एक्चुअली में ये इंडेक्स आया है, व्हाट इज, ये क्या है, यू कैन विजिट लिस्टेड कंट्री विदाउट वीज़ा। आप जो भी लिस्टेड कंट्री हैं, है ना, हेनले इंडेक्स में, उसमें आप रिगार्डिंग योर कंट्री, तो उसमें आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। अब इंडिया के लिए भैया 57 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर आपको वीज़ा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से जा सकते हैं, जैसे लाइक नेपाल, भूटान। ओके, सो नाउ ये लॉन्च किसने हुई, इसको लॉन्च कौन करता है, तो आपको याद रखना है हेनले एंड पार्टनर्स, हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है। अच्छा, ये डेटा किसका यूज़ करते हैं, जो हमें पता चले कि ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बनाना है, तो ये करते हैं, डेटा आपको समझ लेना है एक बार बढ़िया तरीके से। डेटा का नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसको आपको याद रखना है कि हेनले जो इंडेक्स है उसमें आटा, यानी कि आईटा, यू कैन से दैट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेटा यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे कौन आया, सिंगापुर। लास्ट रैंक पे कौन आया, अफगानिस्तान। इंडिया की रैंक क्या है, 87, पहले 87 थी, अब 80 हो गई है, ठीक है। और 57 कंट्री में हम रीच कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। क्लियर कट हो गया यहाँ तक, गुड। आगे चलते हैं फिर हम, PM टेक्सटाइल पार्क, ये टेक्सटाइल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्सटाइल का कहीं भी क्वेश्चन आया हमसे छूटना नहीं है। लॉन्च अमरावती महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, ठीक है। अच्छा, इंडियाज़ फर्स्ट मेगा टेक्सटाइल पार्क वाज लॉन्च इन तमिलनाडु, तो इंडिया का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया गया, तमिलनाडु में, ठीक है। अब इसके 5 विजन है, अब हमको जो याद रखना है ना, वो याद रखना है कि PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क के 5 विजन है, 5F हैं। हमारे लिए वो याद करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई 5F है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या कहता है, F, वो कहेगा आपसे कि फार्म, कोई भी चीज़ टेक्सटाइल है वो फार्म में है पहले, ठीक है। फिर आपने उसका क्या किया, फाइबर किया, ठीक है। फाइबर, यू कैन से दैट, फार्म से या फाइबर जैसे रेशेदार बनाना। फिर आप उसको कहाँ लेके आए, फैक्ट्री में, ठीक है। फिर आपने उसकी क्या बना दी, फैशन, और फैशन बना के आपने कहाँ बेच दी, फॉरेन में। क्लियर कट है यहाँ तक। तो 5F को याद रखनी है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। क्लियर, ये 5F हैं आपकी जो विजन है किसके, PM मित्रा टेक्सटाइल के। ओके, आगे चलते हैं फिर मिलता है हमें चापाचकार पोर्ट, है ना, खोंगजोंग परवा, और फिर टांगठा, या टांगठा लिखा हुआ है, सॉरी
ये थोड़ा सा मैं ना एक्चुअली में क्या है ना, देखिए मेरे पास इतने गैजेट्स नहीं है अभी। मैं आप देख रहे हैं कि जो जिस लेवल की मेरी हार्ड वर्किंग है उसमें मैं ज़्यादातर फ़ोन का यूज़ करके बना रहा हूँ अभी, है ना। तो आपकी सपोर्ट की तो मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चापा चार कोट आप देख रहे हैं ये मिजोरम में है, ये एक्चुअली में फेस्टिवल है। इसको आप मैपिंग कर लेंगे बढ़िया तरीके से, जहाँ भी ब्लैंक पेज को आप भर रहे हैं, इसलिए लास्ट दिनों में जो भी स्टूडेंट्स ब्लैंक पेज भर रहे हैं ना, वो इसको एक बार फिल जरूर करेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका खोंगजोंग पुरवा, एक्चुअली में ये मणिपुर का सिंगिंग म्यूजिकल कह सकते हैं आप, म्यूजिकल, ठीक है। उसके बाद टांगठा, ये एक्चुअली मणिपुर का क्या है, डांस। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 3 लोकेशन आपको याद रखनी है। चापाचारकोट एक्चुअली मिजोरम में है, एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ इसको, ये फेस्टिवल है। खोंगचा परवा ये मणिपुर में है, ये म्यूजिकल के लिए है। टांगठा आपका मणिपुर में, ये डांस है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ये स्कीम है, व्हाट इज, क्या है ये अलाउ करती है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स विच इज़ फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। यानी कि ड्यूटी फ्री आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बट इनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा किसमें, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में। अच्छा, इसको इंप्लीमेंट करना कौन करेगा, वो करेगा DGFT। DGFT यू कैन से दैट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। किसके अंडर में होगी ये, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के में, ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ये स्कीम से है आपका। फिर हमें एक टर्म मिल जाता है रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये टर्म है हमारा, ठीक है, RTGS। व्हाट इज, ये लाइट वेटेड कॉम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट पावर सिस्टम है। तो क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक्चुअली में है क्या, ये स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होगा, इसमें यूज जो होंगे ना वो रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे आप प्लूटोनियम का यूज़ करेंगे, स्ट्रोंटोनियम का यूज़ करेंगे। तो प्लूटोनियम और स्ट्रोंटोनियम का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में। और ये है क्या, एक्चुअली में स्पेसक्राफ्ट है। डेवलप किसने किया इसको, इसरो ने और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। तो आपको इतना जरूर याद रखना है कि जो रेडियो थर्मो जनरेटर है इसको इसरो प्लस भाभा, ठीक है। और दूसरा ये एक्चुअली में आपका स्पेसक्राफ्ट पावर सिस्टम है, और इसमें प्लूटोनियम और स्ट्रोंटोनियम का यूज होगा। आगे देखते हैं हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में, ये बॉडी है। अच्छा, इसको कौन करता है रिलीज, इसको जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यू कैन सी दैट कैन, ठीक है। अच्छा, इसके लिए 4 कैटेगरीज हैं, कौन सी, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी, ठीक है। और मेंबर कितने हैं, 59 हैं। इंडिया इसका मेंबर है किसका, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो 2023 में आया। जर्मन वॉच और कैन इसको रिलीज करता है, ठीक है। और 4 आपके इसके साइड देख लेंगे, वो आपकी GHG है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी यूज है और क्लाइमेट पॉलिसी है। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं 20 जुलाई पे। अब देखिए 20 जुलाई पे हमारे पास है बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WS। एक्चुअली में इसकी लोकेशन कहाँ है, पहले तो लोकेशन आपको याद रखनी है, ये है असम में, किसकी, बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और नेशनल पार्क क्या होते हैं। नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं होता, यू कैन से दैट, नहीं हो सकता नहीं, आई मीन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, रिवर कौन सी है वहाँ पे, साउथ बैंक रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसका साउथ बैंक, यू कैन से दैट, साउथ का किनारा, ठीक है। पार्ट्स क्या है इसका, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लुकवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नोटिफाइड बफर ऑफ काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो बफर जो है वो काजीरंगा टाइगर रिजर्व का है, और पार्ट किसका, लुकवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, क्या, बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर पड़ती है, असम में पड़ती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ बैंक में। ओके, आगे देखते हैं हम सोवरन ग्रीन बॉन्ड क्या है, व्हाट इज ए सोवरन ग्रीन बॉन्ड, बहुत कई बार सुना होगा आपने न्यूज़ में, ये क्या चलता है, बहुत अच्छी तरीके समझ लेंगे इसे। सबसे पहले आपको इतना समझना है कि इसको इशू करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर है यहाँ तक। व्हाट इज, ये इशू बाई दी कंट्रीज, कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन, इसको कंट्री भी कर सकती है और कंपनी भी कर सकती है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं इसको। ओनली फंड प्रोजेक्ट दैट हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। अच्छा, वो अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बट ये दिखा रहे हैं कि भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, इन्वायरमेंट पे। ओके, वाइन न्यूज़ क्या कारण है भाई, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यू कैन से दैट PFRDA विल अलाउ पेंशन फंड टू इन्वेस्ट इन सोवरन ग्रीन फंड। यानी कि PFRDA भी अब सोवरन ग्रीन बॉन्ड में क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। ओके, बाद बाकी देखिए कंट्रीज, कंपनीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन तो कर ही रहे थे। अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम मंगल पांडे, हमारे एक कह सकते हैं पैट्रियट्स, और जिसमें पर्सनैलिटी के रूप में हमारा सिलेबस में ये टॉपिक है, तो उसी के रूप में हम देखते हैं। और फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, ठीक है, बॉन्ड कहाँ हुए थे, उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद था, अच्छी तरीके से याद देख लेना एक बार। और इनके शोल्डर जो थे, जो सॉरी यू कैन से दैट सैनिक शोल्डर है ना, जो शोल्डर हैं वो 6th कंपनी ऑफ द 34
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 1849 में, ठीक है। अच्छा, रिवॉल्ट्स यानी कि ये बंगाल नेटिव जो इन्फेंट्री थी उसमें जो 1849 वाली, उसमें 34वें के, ठीक है, 6वें कंपनी के वो थे, ठीक है। आगे रिवॉल्ट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर, तो पहला जो वॉर हुआ था वो अगेंस्ट इंडिया, वो ब्रिटिश के, उसमें मंगल पांडे का रोल था। आगे अब पब्लिक अकाउंट कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पॉलिटी, एंड यू कैन से दैट इसमें से अगर कोई भी कमेटी अगर आ रही है ना करंट में, भाई उसको तो ऐसे रट के और समझ के, रटना तो मैं नहीं कहूँगा बट मैं आपको समझा जरूर दूंगा, है ना, और इसको समझ के आपको जरूर याद करना है। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जब बनेगा ना कमेटी बेस पे तो आपका करंट से उठाएगा, ये नहीं कि आपने पढ़ के पूरी पोथी बट के, नहीं, वो नहीं करना है हमें, है ना, करंट जरूर रिलेट करके चलना है। तो हमें मिलती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ओके, सबसे पहले ये देखना है ये न्यूज़ में क्यों है भाई, मैं बताऊँ क्या हुआ कि जो कोविड-19 हुआ था ना उसमें एक्यूज लगाया गवर्नमेंट पे कि भाई गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी दिखाई, कोई रेगुलेटरी नहीं थी, है ना, और इसको हैंडल करने के लिए कोविड-19 को, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आ गई पब्लिक अकाउंट कमेटी। अच्छा, अब ये कॉन्स्टिट्यूट कब हुई, यू कैन से दैट कब, ईस्वी 1921 में हुई, इन द बैक ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को बैक करने के लिए, बैकअप यू कैन से दैट, उसको थोड़ा सा वैक ऑफ करने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ ओल्डेस्ट पार्लियामेंट कमेटी, ये पार्लियामेंट कमेटी की ओल्डेस्ट है ना, ये यू कैन से दैट इट्स ए ओल्डेस्ट पार्लियामेंट कमेटी, ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट कमेटी है नाउ। अच्छा, अब फाइनेंशियल कमेटी कितनी होती है, उन्हीं में से एक ये है, देखिए पहली है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी बोल रहे हैं, एस्टिमेट कमेटी यू कैन से दैट ईसी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यानी कि सीपीयू। अब इन तीनों में से ये तीनों कैसी हैं, फाइनेंस कमेटी। अब आपसे क्वेश्चन जो बनेगा ना, मैं बताऊँ कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि फाइनेंस विच इज़ अ फाइनेंशियल कम्युनिटी सिलेक्ट, तो आपके लिए पीएससी आ गई, एस्टीमेट कमेटी आ गई, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट आ गई। तो आपको इतना जरूर याद रखना है कि भाई ये तीन कमेटियाँ तो आपकी फाइनेंस वाली हैं। अच्छा, मेंबर कितने होते हैं, मेंबर 22 होते हैं, 15 आपके लोकसभा के, 7 आपके राज्यसभा के, कितने हो गए, 22 हो गए, ज़्यादातर मेंबर 22 ही होते हैं एस्टीमेट कमेटी को छोड़ के, ठीक है। आगे, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूट बाय द पार्लियामेंट ईच ईयर फॉर द स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ कैग ऑफ इंडियन, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि इसको हर साल बनाया जाता है ना, और पार्लियामेंट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, पार्लियामेंट करता है इसको अप्रोप्रिएशन के लिए, उचित के लिए, अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट का अकाउंट जो है उसको अप्रोप्रिएट करने के लिए, यूँ से दैट उस पर रिपोर्ट जो किसकी रहेगी वो कैग की रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम, तो आपको इसमें अभी याद करने के लिए क्या था, देखिए तीन तो आपको याद रखना है, ये फाइनेंशियल कमेटी है, 22 मेंबर हैं, और एक्चुअली में ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बैक ऑफ के लिए, और एक आपको याद रखना है इसमें से कि ये पार्लियामेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है, बस सफिशिएंट है फॉर दिस पीएससी। एंड नाउ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यू कैन से दैट यूपीओ, ये बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर वान स्विट्जरलैंड में है, स्टेबलाइज कब हुई, 1874 में हुई। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है टू स्टेबलाइज इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर द पोस्टल सर्विस एंड प्रमोट कोऑपरेशन इन द पोस्टल मैटर। क्या मतलब है इसका, टू स्टेबलाइज करना इंटरनेशनल रेगुलेशंस को, किसके लिए, पोस्टल सर्विस के लिए, एंड प्रमोट करना कोऑपरेशन इन द पोस्टल मैटर। ओके, वाई न्यूज़ में क्यों है, इवेल्यूट यूपीआई फॉर द क्रॉस बॉर्डर रेमिडेंस यूजिंग ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क। कुल मिला के अगर आपको रेमिडेंस के लिए करना है तो आप ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। मेंबर इसके 192 है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ओके, आगे आ जाते हैं हम 21 जुलाई 2023 वाला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर वाला आ गया हमारे पास। अभी हमने एलिफेंट पढ़ा था, अब हम टाइगर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करना है ना, बस ब्लैंक पेज उठाओ, जो मैं आपको करता जा रहा हूँ, जो भी चीज़ें न्यूज़ में फिल करते जाओ, बस इतना ही वर्क है और कुछ कोई काम नहीं है, बाद बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके लिए मैं तैयार हूँ, चाहे आपका, मुझे पता है कि इस कंटेंट, ये पीसी आपको लगता है 2 पेज का है, पर मुझे इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए क्या रहेगा इंपॉर्टेंट, क्या नहीं रहेगा, है ना, और क्या आपके इसमें से करंट काम आने वाली है। ये नहीं है कि मैं आलतू फालतू उठा के डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। काफ़ी सर्च करने के बाद मैं इस पर आता हूँ। अब देखते हैं फिर हम श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। अब ये क्या है, तमिलनाडु का 5वां बन गया है, इतना याद रखना है आपको। 4 कौन कौन से थे भाई, पहले एक था मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, सत्यमंगलम और कलक्कड़ मुत्थरोई, और श्रीवल्लू मेघामलाई, ये आपका 5वां बन गया। तो ये 4 अब तो आपको पता होंगे, पहले देखे होंगे आपने कहीं ना कहीं, जैसे मुद्दुमलाई, अन्नूमलाई, सत्यमंगलम और कलक्कड़। अब आपको 5वां याद रखना है जो करंट में है, वो है श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई, ठीक है। अच्छा, लोकेशन कहाँ है, तमिलनाडु में है। रिवर कौन सी है, बैगई, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिवर जरूर देख लेनी है भाई। जो ये आपका श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई है, यहाँ पे रिवर जो है वो बैगई है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन किसका है, SMTR का मतलब है श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये है आपका श्रीविल्लीपुत्तूर ग्रिजल्स का और मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कंसिडर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे, एक ये रही आपकी, देखिए दो निकाल लीजिए आप, एक ये रही श्रीविल्लीपुत्तूर में और ये एक मेघामलाई, ठीक है। इन 2 का ये कॉम्बिनेशन है बस। अब ये याद रखना कि आपको 4 जो हैं
इनकी आपको ये देख लेनी है और 5वीं ये वाली देख लेनी है, बस सफिशिएंट हो गया। रिवर आपको देख लेनी है एक बार, ठीक है। अब आ जाते हैं टेनकाई शिप बिल्डिंग मेथड्स। ये क्या है, ये करंट का है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन नेवी ने, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज, ये है क्या, ये शिप बिल्डिंग मेथड है टू रिवाइव 2000 ईयर्स ओल्ड टेक्निक, जो 2000 साल पुरानी टेक्निक है उसको रिवाइव करने के लिए, है ना। कोई ये लेके आया गया है मेथड जिसका नाम है टनकाई। अब टनकाई आपसे लिए वर्ड लिखा होगा टनकाई, आपसे पूछ लिया जाएगा शिप बिल्डिंग, है ना। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन, फिर कुछ और पूछ लिया जाएगा, कुछ और पूछ लिया जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि भाई ये मैंने पढ़ा तो था, कहीं पढ़ा तो था, पर अब क्या होता है ना कि जब तक आप बड़ों से खेलेंगे नहीं, बड़ों को समझेंगे नहीं, है ना, अलग तरीके से नाम नहीं लेंगे उनके, तब तक आपको माइंड पे वो हिट नहीं होगा। टन का याद रखेंगे, है ना। तो टन और काई, यू कैन से दैट टन काई का मतलब है शिप बिल्डिंग मेथड्स, ठीक है। अच्छा, मेथड क्या है, ये कंस्ट्रक्ट करेगा बाय द स्टिचिंग वुडन प्लंक। अब ये हो सकता है पूछे आपसे, नहीं पूछे, बट आपसे ये जरूर पूछ लेगा। तो ये बनाया कैसे जाएगा, ये जो वुडन प्लंक्स का मतलब है जो लकड़ी के तख्ते होते हैं उनको ज्वाइंट करके बनाया जाएगा। इसमें कील का यूज नहीं होगा, बस इतना याद रखना है। तो अब टनकाई मेथड में नेल का यूज नहीं होता, बस इतना याद रखना। किसका यूज नहीं होता, सॉरी, नेल का यूज नहीं होता, NAIL, ठीक है। नेल, यू कैन सी दैट कील का यूज नहीं होता इस मेथड में, ठीक। आगे चलते हैं, फिर मिल जाता है हीट इंडेक्स। व्हाट इज हीट इंडेक्स, एक्चुअली में इसको लॉन्च किया था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। बेस क्या है इसका, एक्सपेरिमेंटल है। व्हाट्स वर्क क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन हाई टेम्परेचर। मतलब कहीं भी हाई टेम्परेचर है वहाँ पर क्या ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी का क्या इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में इन्फॉर्म करने का काम होगा किसका, हीट इंडेक्स का, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट, एक्चुअली में ये 2023, ये पहले का एक्ट है, बट ये अमेंडमेंट हुआ है तो ये इसलिए न्यूज में आ गया। अब एक्चुअली में आपको इतना याद रखना है कि ये कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट क्यों आया, तो ये मोनोपोली को खत्म करने के लिए, बस इतना समझ लेना है पहले तो, उसके बाद तो हम पढ़ ही लेंगे। तो देखते हैं, सेंटर वेस्टेड पावर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI को अपॉइंट करने के लिए, यू कैन से दैट DG, है ना। अच्छा, सो फार अपॉइंट DG वेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो आपके डायरेक्टर जनरल हैं उसमें उसको अपॉइंट करने का जो पावर है वो उसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, अमेंडमेंट में अब क्या हुआ है उसको देख लेंगे, कुछ करते हैं थोड़ा सा। ये ब्रॉड स्कोप एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट, ठीक है, एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट, और रिडक्शन इन द टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट पहले थी 210 उसको रिडक्शन कर दिया, कितना, 150 कर दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेटलमेंट एंड कमिटमेंट फ्रेमवर्क। अच्छा, इसका काम क्या होगा, ये सेटल करेगा कमिटमेंट फ्रेमवर्क ऑफ इंट्रोडक्शंस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द वाटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकाल लेते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे हैं कि अगर याद रहें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स बेस में आई थिंक ऐसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बट हाँ फिर भी इसको जरूर याद रखना है मोनोपोली को फिनिश करने के लिए। आगे भारत टैप की बात करते हैं, तो देखिए ये पहले से आप निकाल लेते हैं, हम क्या क्या टर्मोलॉजी है उनको निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत टैप का मतलब है, मिनिस्ट्री हम बाद में पढ़ लेंगे, इसका मतलब है वाटर को सेव करना, ठीक है। निर्मल जल प्रयास का मतलब है मेव ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड में वाटर है उसको मेव करने का काम करेगा निर्मल जल प्रयास। नेशनल वाटर अवार्ड का काम क्या होगा, ये बेस्ट वाटर यूसेज प्रैक्टिस, यानी कि आप पानी को किस तरीके से यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू आपको अवार्ड दिया जाएगा। जलदूत ऐप का मतलब क्या है, ये वाटर लेवल को नापेगा, ठीक है, वाटर लेवल को नापेगा इन सेलेक्टिव विलेज, तो कुछ सिलेक्टिव विलेज में। तो पहले तो आपको ये 4 टर्मिनोलॉजी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। भारत टैप आप समझ गए, वाटर को सेव करने का काम। निर्मल जल प्रयास का मतलब है मेप करेगा ग्राउंड वाटर में, और फिर आपने जलदूत समझ ही लिया है ना, ये आइडेंटिफाई करेगा वो ग्राउंड वाटर लेवल को। और नेशनल वाटर अवार्ड ये आपका बेस्ट वाटर यूसेज। अब मैं थोड़ा सा इसको 1 बाय 1 फिर पढ़ते हैं। क्यों देखिए, बार बार मैं रिवाइज कराने का मेरा मतलब सीधा सीधा है कि आपको जो भी चीज़ है वो इसी लेक्चर में याद हो जाए, बस बाद में आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना पड़े, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना पड़े। और तो ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें और PDF एक्सेस हो जाएगी आपको। तो भारत टैप की बात करते हैं। भारत टैप को जो वाटर से मैंने अभी पढ़ा दिया, फिर दोबारा पढ़ा रहा हूँ, क्यों, जिससे कि याद हो जाए भी। मिनिस्ट्री आप देख रहे हैं, अब देखिए अब साथ में लेके चल रहा हूँ पूरा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि MOHUA। निर्मल जल प्रयास, ये इसकी मिनिस्ट्री जो है वो है MUHUA और मेव ग्राउंड वाटर, ठीक है। और थर्ड देखते हैं नेशनल वाटर अवार्ड, इसको देखेंगे बेस्ट वाटर यूसेज प्रैक्टिस, ठीक है, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बस यहाँ पे थोड़ी सी मिनिस्ट्री अलग हो गई है नेशनल वाटर अवार्ड में। जलदूत वेब की बात करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेगा द ग्राउंड वाटर लेवल इन सिलेक्टिव प्लेस, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जलदूत तो ये रूरल डेवलपमेंट है। ये मिनिस्ट्री आपको देख लेंगे, दोनों की ऊपर की सेम है, बस अवार्ड वाली अलग हो गई है और जलदूत वेब वाली अलग हो गई है। आगे आ जाते हैं हम 22 जुलाई वाले, इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड। ये एक्चुअली में करंट का है और इसका
3.0 वर्जन आया है। इसको कौन लेके आया है? नीति आयोग। इसका काम क्या है? ये प्रोवाइड करेगा नियर रियल टाइम डेटा विद अ विल्ड एनालिटिक टू ट्रेस दी क्लाइमेट एक्शन प्रोग्रेस। जो क्लाइमेट एक्शन प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने का काम करेगा ये इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड तो आप समझते हैं ना, कोई भी चीज़ को शो करना। आगे बात करते हैं, अ यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म विद द इंटीग्रेटेड डेटाबेस अक्रॉस द 500 पैरामीटर। इसके लगभग कितने पैरामीटर्स हैं? 500। ये PIB की न्यूज़ है। अब देख रहा ना, यही होता है। मुझे पता है कि मैं कहाँ कहाँ से इस न्यूज़ को कलेक्ट करके तब आपको रीड करा पा रहा हूँ, है ना। बहुत टाइम लगता है, इसलिए मुझे सपोर्ट की भी ज़रूरत है आपकी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, है ना। बीच बीच में मैं बोल रहा हूँ, बट आपकी इतनी सी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है, बात बाकी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम दोस्त हैं सब, है ना, और बस पढ़ने का काम कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। आगे नाउ, सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम यानी कि CBSE, ये करंट का है। इसको लॉन्च किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है? ये एक्चुअली में करंट का है, हो सकता है पूछा जाए मे बी। सो इनहांस, इसका एम क्या है? इनहांस करेगा इमरजेंसी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डिसास्टर। जब लग रहा है कि डिसास्टर के समय पे जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन है उनको इनहांस करने का काम करेगा और इंश्योर करेगा सेफ्टी, ठीक है, वेलबीइंग ऑफ द सिटीजन्स। ठीक, अच्छा, तो आप समझ रहे हैं क्या क्या? जैसे मान लीजिए पता चला कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, फ्लड आने वाला है, या मान लीजिए वेलबीइंग के लिए कुछ नुकसानदायक है, जो भी है आपका नेचुरल कैलेमिटी है, तो उसके लिए ये बनाया गया है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। अब अलर्ट से ही आप निकाल पा रहे होंगे कि भाई ये अलर्ट सिस्टम है, ठीक है, अलर्ट कर देगा आपको। तो इसमें टेलीकम्युनिकेशन होगी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। बस रिवर में देखते हैं, 2 रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं आपकी, एक है पराना और एक पैरागो। ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। बस इतना थोड़ा सा देख लेना है आपको, और गूगल पे जाके भी देख लेंगे आप इसको मैपिंग के थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है। देखते हैं व्हाट इज, ये क्या है? कलेक्ट करेगा डेटा दैट शो हाउ इलेक्ट्रॉन रेनिंग डाउन ऑन प्लानिट सरफेस ऑन ट्रिगिंग एक्सरे अरोरा। यानी कि ये कलेक्ट करेगा डेटा को और दिखाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन रेनिंग डाउन होते हैं, ठीक है, पार्टिकल सरफेस पे, और ये ट्रिगर करते हैं किसके? एक्सरे ऑरोरा को, ठीक है। अच्छा, जॉइंट मिशन क्या है? ये इतना याद रखना, ESA का है और JAXA का है। ये जॉइंट मिशन क्या? बेपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट, इतना समझ लेना है आपको। अब ये है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, और JAXA का मतलब है जापानीज एरोनोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी टू द प्लानिट, किसके लिए? मरकरी के लिए। तो इतना जरूर याद रखना है, ये किसके लिए है? मरकरी के लिए, ठीक। अच्छा, तो 2 एजेंसी हैं, ESA और JAXA, और आपका किसके लिए है? ये मरकरी प्लानिट के। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IEA बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज़ में रही इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है। वियना ऑस्ट्रेलिया में है, इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रेलाइज का भी 1957 में। अबाउट इसकी बात करेंगे तो वर्ल्ड सेंटर इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। तो न्यूक्लियर फील्ड में, ठीक है, क्या साइंटिफिक और टेक्निकल कॉर्पोरेशन की बात करने का काम है, ठीक है, IEA का। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करेगी ये सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। बस इतना समझ लेना है आपको, इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है IEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का। ये सेफ, सिक्योर और पीसफुल तरीके से आपको न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करना है। मेंबर कितने हैं? 176 हैं। गाम्बिया इसका लास्ट बना था, ठीक है, और इंडिया इसका मेंबर है। बट अब कंडीशन क्या है? कंडीशन देख लेते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द NPT। ये NPT का पार्ट नहीं है, इतना याद रखना है, NPT नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है। अच्छा, आगे फिर हम देखते हैं, प्राइज मिला है इसको कब? 2005 में। दैट्स इट। अब देखते हैं कुछ मैपिंग जो हमारी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, तो उसमें है आपके पास, सबसे पहले देखेंगे हम इराक की कौन कौन सी हैं बॉर्डर शेयरिंग कंट्री। देखिए, इधर आप चले आएंगे ईस्टर्न में तो ईरान मिल जाएगी, सदर्न में आपको कुवैत मिल जाएगी, और नीचे आपको पर्शियन गल्फ मिल जाएगा, कैस्पियन सी इधर साइड में मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे, फिर आपको मिलेगा टर्की मिल जाएगा, सीरिया मिल जाएगा, ओके। फिर आपको जॉर्डन मिल जाएगा, सऊदी अरेबिया मिल जाएगा। ये किसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है? इराक के। बहुत अच्छी तरीके से फिर समझ लें इस चीज़ को, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। इराक के, इसकी इराक कैपिटल बगदाद, कुवैत इसका बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है, यस। पर्शियन गल्फ इसके नॉर्थन में है, और साउथ में क्या है? सॉरी, साउथ में इसके पर्शियन गल्फ है और नॉर्थ में इसका कैस्पियन सी है। ईरान है इसका, ठीक है। उसके बाद टर्की है, सीरिया बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, जॉर्डन है, यस, सऊदी अरेबिया। अब इसी तरीके से एक और हमें कंट्री मिल जाएगा यहाँ पे, उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं हम। सीरिया मिल रहा है हमें, देखो। तो सीरिया के लिए आपको क्या मिलेगा?
फिर देखते हैं इराक इसका बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, यस। फिर इसके बाद देखिए आपको लेबनान, ठीक है, इज़राइल, जॉर्डन, टर्की, ओके। सो नाउ ये आप देख रहे हैं कि सीरिया और इराक इधर है, ठीक है। बट आपको इतना याद रखना है जिसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री और अजरबैजान आपका नहीं है इधर, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान इधर पड़ जाएगा, ओके। इतना देखना था। आगे फिर हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा हमारा कच्चा थिब्बू, है ना, आइलैंड, ये आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और जब आप कह सकते हैं ब्रिटिश काल, आफ्टर ब्रिटिश, ये इस पे दोनों ही इंडिया और श्रीलंका ने एडमिनिस्ट्रेटिव किया है। तो अभी आपको इतना रखना है कच्चा थिब्बू जो आइलैंड है उस पर अभी श्रीलंका का वजूद है, ओके। नाउ फिर हम देखते हैं यूएई, है ना, इसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ओमान है, यमन है, अबू धाबी है इधर, ठीक है। अब इसके नॉर्थन में आपको पर्शियन गल्फ मिल जाएगा, सदर्न में आपको अरेबियन सी मिल जाएगा, ओके। उसके बाद फिर देखते हैं, देखिए यहाँ से देखिए यूएई, ये आपका इंडिया और ये यूएई और ये पाकिस्तान, यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को आप एक और मुझे बताएंगे क्या है, इसमें कितने कंट्री आते हैं, ये इट्स योर ड्यूटी, ठीक है। क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप लोग कोशिश ये कीजिए बताने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आए तो गूगल सर्च करके बताइएगा, पर बताइए ज़रूर, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं फिर हम। आप देखिए ब्लैक सी, ब्लैक सी मैंने बताऊँ, ब्लैक सी एक बार मैंने बताई थी आपको, क्या सीन है ब्लैक सी का, कि भाई इसका हमने याद कर लिया था, मैंने कहा ना ये क्यों डाल दिया, ये 2-3 बार न्यूज़ में आ गया ना, इसलिए मैंने बार बार डाल दिया इसको, टी बर्गर, है ना। यानी कि हम जो चाय पीने गए, वो चाय जो थी, चाय यू कैन सी दैट काली थी, ब्लैक थी, और उसमें बर्गर डला था, बर्गर। अब इनको सेंस से आप निकाल लेंगे कौन कौन से निकलेगा। देखिए T4 आ गया आपके पास टर्की, क्लियर है यहाँ तक। फिर V4 हो गया आपके पास, थोड़ा सा ये सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखिए ये हो गया आपके पास बुल्गारिया, ठीक है। U4 हो गया आपके पास यूक्रेन, और R4 हो गया आपके पास रसिया, ठीक है। J4 हो गया आपके पास इधर जॉर्जिया, ठीक है। और R4 हो गया आपके पास रोमानिया। तो ब्लैक सी को आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, लास्ट टाइम भी मैंने कराया, अभी भी कराया, है ना। तो क्या देखा हमने कि ये अपना एक वीक का, यानी कि 16 जुलाई से लेके, है ना, और 22 जुलाई तक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। और आप ये कह सकते हैं, ये नहीं, वैसे तो बहुत सी न्यूज़ है, मणिपुर बहुत ज़्यादा था, पर मणिपुर में हमें पढ़ना क्या था, ट्राइब्स था, उसका मैंने आपके साथ क्या किया था, मैंने आपके साथ उसको मैप को शेयर कर दिया था, तो आप ट्राइब्स को देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही, है ना, उनको मैंने मैप के थ्रू भी कराने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाओ इधर, हमने जो टर्मोलॉजी थी उसको भी हमने क्लियर करने की कोशिश की, ठीक है। जो रिवर थी उनको भी हमने क्लियर करने की कोशिश की, जो हमारा करंट था उसको भी हमने क्लियर करने की कोशिश की, उसके बाद जो बॉडी थी उसको भी हमने क्लियर करने की कोशिश की। तो मैं बताऊं क्या है, आपको बस इतना ही करना है, जो पीसी में दे रहा हूँ आपको, आप उसी पीसी पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ और भी ना देखें, बट हाँ देखिएगा डेफिनेटली। बट जब आप एमसीक्यू करेंगे ना, तो आई एम श्योर कि एक बार आप थैंक यू जरूर बोलेंगे मुझे, आपको लगेगा कि नहीं सर आपने बहुत अच्छा कराया और पीसी हमारे बहुत काम आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्चेबल तरीके से मैं इसको करा रहा हूँ, और इसमें काफ़ी मेहनत भी लग रही है मुझे, है ना। देख रहे हैं अभी आप, जैसे जिस तरीके से मैंने ये कराया आपको कि 5 आपके टाइगर रिजर्व है ना, तो 4 थे वहाँ पे, एक और आ गया 5वां। तो यही चीज़ है कि ये थोड़ी सी चीज़ें कोई भी ऐसी नहीं है जो छूट रही हो। अब यहाँ से पॉलिटी हम निकालेंगे तो ये हमारा पॉलिटी निकल के आ गया, है ना। पॉलिटी में हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने पढ़ लिया कि पीएससी क्या होती है ना, पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी है, उसका काम क्या है ना। तो ये सब हम देख के चल रहे हैं। तो पर्सनैलिटी भी देखी हमने, इसमें कुछ बॉन्ड थे उनको देखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी। तो टर्मोलॉजी पे विशेष ध्यान है मेरा, और जो भी आपके कह सकते हैं कीवर्ड्स हैं जो आपके रिलेटिव होते हैं सिलेबस से, उसको तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ उठाने की। तो इस सेशन को हम यही रोकते हैं, और आपसे मैं यही कहूँगा, देखिए वीडियो में अभी मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट कम मिल पा रहा है मुझे, है ना। तो बट आपसे मैं ये कहूँगा कि जो भी इस सीरीज़ को देख रहे हैं, है ना, तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें प्लीज़। और इस सीरीज़ को आप अपनी, जो ज़्यादा नहीं, आई थिंक 15 पेज होते हैं, 15-16 पेज होते हैं, एक दिन का 2 पेज होता है, तो आपका 16 पेज कुछ हो जाता है ना, 7 दिन का, तो 16 पेज आपका हो जाता है, 3-4 आपका मिप का हो जाता है। ये आपको 20 पेज ना अपने वीकली पर रख लेने हैं। अगर आप मंथली पे निकालेंगे तो आपका लगभग आई थिंक 50-60 पेज का वो हो जाएगा। 50-60 पेज का मतलब ये डायरी वाले पेज हैं, अगर काउंट करोगे तो वो जाके 20 ही पेज निकलेंगे आपके, है ना। तो 20 पेज में आपकी करंट अफेयर कंप्लीट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप इसको देखते रहें आराम से, और आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और आप इसी तरीके से इसको सपोर्ट अपना बनाए रहें। ओके, थैंक यू सो मच।